हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आई क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम लोग पिछले संडे को लेके आए थे, जहां पे हम लोगों ने हफ्ते भर का करंट अफेयर किया था। देखिए, वैसे तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप, हंड्रेड्स ऑफ न्यूज़ आपको सामने देखने को मिलेंगी, लेकिन हर न्यूज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ हाईली सिलेक्टेड न्यूज़ लेके आता हूं, जहां से चांस बनता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने का। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इसको डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वो नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। तो सबसे पहली जो न्यूज आती है वो आती है हमारे नॉर्थ ईस्ट से, नागालैंड से सबसे पहली न्यूज आती है, और वह न्यूज है अप्सपा को लेके। ठीक है, अप्सपा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब ये न्यूज में क्यों था ये सबको पता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो। न्यूज में इसलिए था कि गलती से सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे कुछ इनोसेंट लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिसमें 12 से लेके 14 लोगों की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि आर्म फोर्सेस को गलती से ये लगा कि ये जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं और वो वायलेंस क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए उनके ऊपर गलती से गोलियां चला दी। और गोलियां चला दी तो वहां के लोगों ने, जो लोकल जनता थी, वहां के जो पॉलिटिशियंस थे, वहां के जो सिविल सोसाइटी थी, उन्होंने डिमांड किया कि आर्मी के जिन लोगों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई, क्योंकि आर्मी के और वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको अप्सपा के तहत कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं। तो ये अप्सपा इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में था। आज मैं आपको थोड़ा सा अप्सपा के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन यह टॉपिक आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, नागालैंड के अंदर एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कोन्याक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये डिमांड कर रहे थे कि नागालैंड से अप्सपा को हटाया जाए, लेकिन वो हटा नहीं, 6 महीने और उसको होम मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड कर दिया। तो अप्सपा को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या है। अप्सपा का मतलब होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनको कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं जिनका वो यूज करते हैं। बहुत बार इसका मिसयूज भी किया जाता है, और बहुत बार जो है वहां पे जो शांति कायम करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे कई तरह की पावर्स होती हैं, जैसे अरेस्ट को लेकर इनकी कुछ पास कुछ खास पावर होती हैं। अगर आर्म्ड फोर्सेस को लगता है कि कोई इंसान वो वायलेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है या फिर इन्वॉल्व हो सकता है, तो वो उसको किसी भी समय बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। अगर अगर आर्म्ड फोर्सेस को ऐसा लगता है कि किसी आदमी के पास हथियार है और वो अटैक कर सकता है, तो उसको वार्निंग देके उसके ऊपर गोली भी चलाई जा सकती है। सुबह के समय, शाम के समय, रात के समय, कभी भी किसी के भी घर में जाके वहां की तलाशी ली जा सकती है और सामान को जब्त किया जा सकता है बिना किसी वारंट के। इसी तरह की कुछ पावर जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को दी गई हैं। एक चीज आपको यहाँ पे और समझनी पड़ेगी, अगर बाई चांस आर्म्ड फोर्सेस से कोई गलती हो जाती है, गलती से किसी को गोली लग गई या कोई मर गया, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती। मतलब ये समझ लीजिए कि इसको कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता। ठीक है, ये होती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही एक ब्लैक एक्ट है, काफी ज्यादा पावर्स मिली हुई है आर्म्ड फोर्सेस एक्ट को, तो हाँ, इसलिए इसका काफी मिसयूज भी होता है। तो थोड़ा सा आपको पहले अप्सपा के बारे में समझना पड़ेगा। दोस्तों, अप्सपा को सबसे पहले जब 1942 में इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, उस समय ब्रिटिशर्स लोगों ने, क्योंकि देखिए उस समय क्या हुआ था ना कि ब्रिटिश फोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक होना शुरू हो गए थे, वायलेंट एक्टिविटीज हो रही थी पूरे देश में। तो ब्रिटिशर्स ने आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल एक्ट दे दिया गया, पावर दे दी गई कि आप जो है जिस मर्जी को गोली चला सकते हो, जिस मर्जी को अरेस्ट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, सीजर कर सकते हो ना, बहुत सारी पावर दे दी गई थी, अनलिमिटेड पावर दे दी गई थी। तो ब्रिटिशर्स तो चले गए इंडिया से 1947 में। 1947 में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी इंडिया के कुछ एरियाज में वो कानून लागू रहा। तो 1947 में ऑर्डिनेंस पास किया गया, खासकर नॉर्थ ईस्ट के रीजन में, खासकर नागालैंड में। नागालैंड में ये सबसे पहले लगाया गया था, क्योंकि नागालैंड उस समय काफी डिस्टर्ब्ड एरिया था।
वहां पे एंटी इंडिया मूवमेंट चल रही थी, बहुत सारे लोग वहां पे वायलेंट एक्टिविटीज कर रहे थे अगेंस्ट इंडिया। तो सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया 1947 में और वहां पे इसको लागू कर दिया, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दे दी गई। बाद में 1958 में एक प्रॉपर पार्लियामेंट के अंदर कानून पास किया गया जिसे कहा जाता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, जिसके तहत किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके वहां पे अफसपा को लगाया जा सकता है। इस समय इंडिया में जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल में, असम में, नागालैंड में, मणिपुर के कुछ एरियाज में, मिजोरम वगैरह में अफसपा लगा हुआ है। लेकिन नागालैंड में काफ़ी समय से ये डिमांड आ रही है कि अफसपा को यहाँ से हटाया जाए। खासकर जो कोन्याक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों कोन्याक जो है वो नागालैंड की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है, सबसे बड़ी। हालांकि वहां पे और भी बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं नागालैंड के अंदर, और ये जो कोन्याक जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये सिर्फ नागालैंड में ही नहीं रहती, इसकी कुछ पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी रहती है और कुछ पॉपुलेशन जो है दूसरे स्टेट्स के अंदर भी, जैसे मणिपुर, मिजोरम वगैरह में भी रहती है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको अफसपा के बारे में पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज के ऊपर। इतना ही न्यूज आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। थोड़ा बहुत अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो जो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करोगे वहां पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, वहां से आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए जी बात करते हैं सेकंड न्यूज की। दोस्तों सेकंड न्यूज आती है आपकी एनपीटी को लेके। एनपीटी का मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है एक्चुअली। देखिए प्रोलिफरेशन का मतलब होता है स्प्रेड होना। न्यूक्लियर वेपन जब स्प्रेड हो जाते हैं तो उसको रोकना है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को रोकना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देशों के हाथों में ना जाए। क्योंकि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की टेक्नोलॉजी ज्यादा देशों के पास आ जाएगी तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, और अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो ये हमारे पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए खतरा हो सकता है ना। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो डेफिनेटली वो पूरी वर्ल्ड पीस को खतरा है। ईरान भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, अर्जेंटीना कोशिश कर, कई सारे कंट्री ऐसे हैं जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है एक्चुअली 1970 में इसको पास किया गया था। 1968 में ये सिग्नेचर के लिए रखी गई थी और 1970 में इसको एक्चुअली में पास किया, एनफोर्स हुआ था। और इसके तहत ये कहा जाता है कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी और कंट्री को नहीं देंगे, और जो कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे या नेगोशिएशन करेंगे, फोर्स के थ्रू जो भी करेंगे, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी दूसरी कंट्री के हाथों में नहीं जाने देंगे। इसे कहा जाता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये न्यूज में है अभी काफी, क्योंकि इसीलिए आपके जो है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करोगे वहां से पीडीएफ से डाउनलोड करोगे, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है दोस्तों, इसको रिन्यू किया गया है, और इसको पता है कौन रिन्यू करता है? इस समय दुनिया में 5 ऐसे कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ऑफिशियली। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। और ये पांचों के पांचों कंट्री जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। हालांकि इनके अलावा कुछ और कंट्रीज के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और ईरान। इनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है अंडर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो ओवरऑल तो 9 कंट्री हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्री को। अब ये जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है 1970 से काफी अच्छा काम कर रही है। इसकी वजह देखिए, अगर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ना होती ना तो इस समय दुनिया में कम से कम 25 कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन होता। और आप इमेजिन कर सकते हो अगर इतनी ज्यादा कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो अब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हो ही चुका होता। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो चुका होता तो समझ सकते हो इस समय दुनिया में क्या 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 हो सकता था। तो काफी सक्सेसफुल ट्रीटी माना जाता है ओवरऑल। हालांकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा बोलते हैं लोग इसको। तो अभी क्या हुआ कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को 2021 और 22 में इसको रिन्यू किया गया। रिन्यू करने का मतलब यह है कि ये जो 5 कंट्री हैं इन लोगों ने ये शपथ ली है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को हम लोग इंप्लीमेंट रखेंगे और किसी नई कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं जाने देंगे। जो कि एक इनका कहना है कि न्यूक्लियर जो वेपन है किसी भी कंट्री के पास ये बहुत जरूरी हैं।
इसकी वजह से मतलब आप जो है डेटरेंट कर सकते हो। अब इनका मानना है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर अभी तक नहीं हुआ है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब है। देखिए एक चीज आपको मैं बताता हूं, एक एक प्रोटोकॉल कह सकते हो, थ्योरी कह सकते हो, जिसको बोलते हैं मैड, MAD। मैड का मतलब होता है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो मैं भी तो आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसकी वजह से ये लागू होता है। जैसे मान लो अभी एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। अगर दोनों में लड़ाई हो जाती है, खुदा ना खास्ता, मान लो भगवान ना करे ऐसा हो, तो अगर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अगर 5 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है तो भैया 2 न्यूक्लियर बॉम्ब तो पाकिस्तान भी गिराएगा, जिससे दोनों कंट्री को डिस्ट्रक्शन होगा। तो इससे बढ़िया सॉल्यूशन यही है कि भैया आपस में ना लड़ें और पीस कायम रहे। इसे कहा जाता है मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन। तो ये न्यूक्लियर वेपन की वजह से दुनिया में जो है पीसफुल माहौल बना है। तो इस समय जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया और इसको आगे एक्सटेंड किया गया है न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी को। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं है। वही इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और ईरान और नॉर्थ कोरिया, ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं है। इन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने पहले सिग्नेचर किया था, लेकिन बाद में उसने अपने सिग्नेचर को विड्रॉ कर लिया। तो यह है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो कि इस टॉपिक का पार्ट था। लेकिन आपको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ और ट्रीटीज के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे आपको JCPOA के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है आपको बता देता हूं। जैसे हमारे पास जो P5+ कंट्री हैं, जो 5 परमानेंट कंट्री हैं प्लस जर्मनी, ये लगातार ईरान के साथ नेगोशिएशन कर रही हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। उसके अलावा हमारे पास एक स्टार्ट ट्रीटी भी होती है, जो कि यूएसए और रशिया के बीच में है। यूएसए और रशिया ने आपस में ये ट्रीटी इसलिए किया है ताकि वो उनका जो स्टॉक वेपन है, न्यूक्लियर जो वेपन का स्टॉक है, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ना है। कोल्ड वॉर के बारे में तो खैर अच्छे से जानते ही हो। तो ये आप सब चीज़ें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से अपने एग्जाम के लिए इसको पढ़ सकते हो। ये डेट आपने याद रखनी है, ईयर याद रखना है 1970। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ आती है इंडिया और चाइना से आती है। तो हमारे डेफिनेटली एग्जाम के लिए GS पेपर 2 और जब अपने नेबर्स के बारे में पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफ़ी समय से इंडिया और चाइना के बीच में इशू चल ही रहे हैं, वो आप सबको पहले से पता ही है ना। और उस इशू में एक इशू और जुड़ गया है, वो है पेंगोंग सो को लेके। ठीक है, पेंगोंग सो जो लेक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, रेड कलर वाली डॉटेड लाइन, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और क्लियरली आप देख सकते हो कि LAC पेंगोंग सो के बीच में से गुजर रही है। तो इसका जो ईस्ट वाला पार्ट है वो है चाइना के कंट्रोल में, इसका जो वेस्ट वाला पार्ट है वो है इंडिया के कंट्रोल में। इसका लगभग 45 के लगभग हिस्सा इंडिया में है, 55-60 के लगभग हिस्सा वो चाइना उसको कंट्रोल करता है। और LIC पेंगोंग सो लेक के बीच में से जाती है। तो जैसे मान लो आप ये देख लीजिए, मान लो ये पेंगोंग सो लेक है, तो ये है इसका नॉर्थ, है ना, नॉर्थ बैंक है, और ये वाला है इसका साउथ बैंक। तो चाइना ने किया नॉर्थ बैंक और साउथ बैंक के बीच में दोनों हिस्सों को जोड़ के एक ब्रिज बना दिया। इससे पहले अगर चाइना को अपने ट्रूप्स भेजने पड़ते थे तो पूरी की पूरी लेक को क्रॉस करके पहुंचते थे, जिसकी वजह से जो है 12-15 घंटे लग जाते थे, क्योंकि स्नोफॉल बहुत होता है ना वहाँ पे, बर्फीली एरिया है और बहुत की वहाँ की जो टोपोग्राफी है वो भी बहुत उबड़ खाबड़ है, आसान नहीं है वहाँ पे मूवमेंट करना। लेकिन इस ब्रिज की वजह से जो टाइम है नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, वो कम से कम 2-3 घंटे हो जाएगा, काफ़ी कम समय लगेगा। तो ये ब्रिज चाइना ने पेंगोंग सो लेक के ऊपर बनाया है। हालांकि इन्होंने ये उस एरिया में बनाया है जो इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, जो चाइना के कंट्रोल में है। लेकिन ब्रिज तो बनाया है ना, तो और इंडिया ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी दिया यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको कुछ लोकेशन यहाँ पे डेफिनेटली पता होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में था तो लोकेशन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। ठीक है, ये है आपका जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो एक बैटल ग्राउंड है ना। ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे जो आपको शख्सगैम जो वैली दिखाई दे रही है, ये वाली, ये 1964 में पाकिस्तान ने इसको चाइना को गिफ्ट कर दिया था। और इस समय जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक सड़क जो है वो यहीं से गुजर रही है,
इस सक्सगाम वैली से, इसलिए इंडिया इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। तो यह है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन यहाँ पे आपका आ जाता है कराकोरम पास, ठीक है, ये इंडिया के कंट्रोल में है। यहाँ पे आपका जाता है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी से थोड़ा सा जब आप नीचे जाओगे, ये देखिए यहाँ पे है गलवान वैली, जहाँ पे दोनों आर्मीज के बीच में क्लैश हुए थे, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स के शहीद भी हो गए थे। ये है आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका अक्साई चिन। अक्साई चिन इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इंडिया इसको क्लेम करता है, लेकिन 1962 वॉर के बाद चाइना इसको पूरी तरह से एडमिनिस्टर करता है। गनवाल वैली से थोड़ा सा आप जब नीचे उतरोगे, ये है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, अभी भी है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग में अभी भी चाइना के कुछ जवान बने हुए हैं, वहाँ से पीछे नहीं हटे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। उसके अलावा एक और जगह थी जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वो था यहाँ पे जिसका नाम है डैम चौक। तो डैम चौक भी आपको थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से आप याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। तो नॉर्थ टू साउथ अगर आप लोकेशन यहाँ पे देखते हो, तो सबसे पहले आता है आपका दौलत बेग ओल्डी, फिर आता है गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग सो लेक और डैम चौक। अगर आपको ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ इस लोकेशन को आपने याद रख लेना है। तो पेंगोंग सो लेक जो है वो एक सोल्ट वाटर लेक है, ठीक है, सोल्ट, ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। उसके अलावा एक और लेक है यहाँ पे, जिसे कहा जाता है सो मुरीरी। सो मुरीरी लेक भी जो है वो सोल्ट लेक है। उसके अलावा JNK के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे है एक वुलर लेक है ना, वुलर लेक जो है इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और कश्मीर में यहाँ पे आती है आपकी डल लेक आती है, वो भी एक फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो वुलर लेक जो है वो झेलम रिवर के ऊपर एक्चुअली बनी हुई है। झेलम रिवर जो है वो कश्मीर से होते हुए और श्रीनगर से यहाँ से होते हुए बाद में वो पाकिस्तान के अंदर एंट्री करती है। तो कुछ लोकेशन आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये है इधर गिलगिट बाल्टिस्तान, और ये आपका आ जाता है POK वाला एरिया। हालांकि इंडिया इसको क्लेम करता है, लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान इसको कंट्रोल करता है। ये आपका आ जाता है ऊपर वाखान कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान का पार्ट है, और इसीलिए जैसा कि आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये इंडिया है और ऊपर है अफगानिस्तान। तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो। इफेक्टिवली शेयर नहीं करते हैं, लेकिन क्लेम तो करते हैं ना, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। एडमिनिस्टर चाहे हम ना करते हो, लेकिन हम लोग क्लेम तो करते हैं ना, उसका अपना हिस्सा मानते हैं। तो इसलिए एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही बताना है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों अगली न्यूज़ आती है आपके GS पेपर 3 से, जहां पे हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पूरा मामला क्या है आपको बता देता हूं। डिफोरेस्टेशन इन सेरेडो, ये एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा कि सेरेडो क्या है। देखिए सेरेडो एक एरिया है जो कि ब्राजील के अंदर पड़ता है, ठीक है। और ये आपका जो इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दीज आर नॉट इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ये आपके जो होते हैं, ये आपके सवाना, इसे कहते हैं सवाना। सवाना मतलब ग्रासलैंड, इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता है ये। अगर आप GC लोंग पढ़ा हुआ है आपने, तो GC लोंग में आपने सवाना के बारे में पढ़ा होगा। दोस्तों ये ग्रासलैंड होती है जिसमें ज्यादातर जो हिस्सा होता है वहां पे ग्रास होती है, और बीच बीच में कुछ पेड़ होते हैं, बीच बीच में कुछ पेड़ होते हैं। तो सवाना जो होता है ना, जो कि यहाँ पे ये आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो थोड़ा सा ना लाइट ग्रीन कलर में है, यहाँ पे पाए जाते हैं सवाना के जंगल। फॉरेस्ट ज्यादातर तो ग्रासलैंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन सिंक, ये बहुत बड़ा कार्बन सिंक है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हो रहा है बहुत ही ज्यादा डिफोरेस्टेशन। तो उस डिफोरेस्टेशन को लेके ही ये ज्यादा न्यूज में है। ब्राजील के अंदर वैसे भी बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है। ये जो आपका सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, इसे अपसाइड डाउन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, अपसाइड डाउन फॉरेस्ट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड ने ये सर्वे किया है, जिसमें ये बताया गया है कि लगभग 1,58,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है 2017 के बाद से उस मतलब वहाँ पे डिफोरेस्टेशन उसका हो चुका है। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ बन जाती है कि अगर इन फॉरेस्ट को आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे तो होगा क्या, तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो ग्रीन हाउस गैसेज यहाँ से रिलीज होती हैं और क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एनहेंस कर सकती हैं। और ये जो आपका सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर आपके सवाना को कह सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बायोडाइवर्सिटी को भी लेके, क्योंकि यहाँ पे इसे कहा जाता है बिग गेम कंट्रीज, बिग गेम कंट्री, क्योंकि जो आपको ये चीता,
जेब्रा, लायन, टाइगर सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये ग्रासलैंड है ना, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे हर्बीवोर्स पाए जाते हैं, और क्योंकि हर्बीवोर पाए जाते हैं इसलिए कार्निवोर भी पाए जाते हैं, और इसीलिए इसको बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है। जो डिस्कवरी वगैरह पे, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे आप सब देखते हो ना, वो एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह मोस्टली आपको अफ्रीका में या फिर ब्राजील के सवाना में ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी टॉपिक में था, कोई ज़्यादा नहीं है, बस ये सेरेडो आपने जो है थोड़ा सा न्यूज़ में रखना है कि ब्राज़ील के अंदर पड़ता है, तो प्लेसेस इन न्यूज़ में आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मिनिस्ट्री को, जो होम मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है जिसमें कहा है कि इंडिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एनहेंस करने की ज़रूरत है और इंडिया ड्रोन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बन सकता है। देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी नई नई टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया को चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी में वो महारत हासिल करे, और हो सकता है फ्यूचर में हम लोग इसमें इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर लें कि इंडिया वर्ल्ड लीडर भी बन सकता है। क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, बहुत एप्लीकेशन है। इंडिया ने अभी 2021 में ड्रोन रूल्स 2021 भी इशू किए थे, जिसमें इंडिया ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और अगर उन चेंजेस को हम लोग पूरी तरह से अगर लागू करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में इंडिया ड्रोन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर बन सकता है। ये जो ड्रोन रूल्स है ना, इसके तहत इंडिया ने एक्चुअली 3 एरिया को कंसिडर किया है। पहले को कहा जाता है ग्रीन जोन, दूसरे को कहा जाता है येलो जोन, और तीसरे को कहा जाता है रेड जोन। देखिए ग्रीन जोन के अंदर आपको किसी की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप जहां चाहें अपने ड्रोन उड़ा सकते हो। ड्रोन भी बहुत तरह के होते हैं, एक माइक्रो ड्रोन होते हैं, माइक्रो ड्रोन का जो वेट होता है 250 ग्राम से कम होता है। उसके अलावा हमारे पास जो है मैक्रो ड्रोन्स आते हैं मीडियम साइज वाले, जिनका जो वेट है वो 250 ग्राम से लेकर 2 केजी तक होता है। एक हमारे पास बहुत बड़े वाले आते हैं जिसे लार्ज माइक और मैक्रो कह सकते हैं, इनका साइज जो है वो 250 किलोग्राम तक होता है। तो अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन होते हैं। तो जो ग्रीन जोन होते हैं दोस्तों, वहां पे आपको किसी की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप आराम से उसको उड़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन येलो के अंदर और ग्रीन के अंदर आपको परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इस तरह के कुछ रूल्स 2021 में जो इशू किए गए थे वो बनाए गए हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के, जैसे डिफेंस में जो है आप कंबाट फोर्सेस में इसका यूज़ कर सकते हो, कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हो, जो रिमोट एरियाज वगैरह में सिग्नल वगैरह नहीं जाते तो मैसेज वगैरह डिलीवरी करने के लिए ड्रोन का यूज़ किया जा सकता है। काउंटर ड्रोन सोल्यूशन हो सकता है, जैसे आजकल पाकिस्तान से बहुत सारे ड्रोन इंडिया में आते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए हम लोग यहाँ से भी ड्रोन उड़ा सकते हैं, है ना। इस तरह की टेक्नोलॉजी आप डिफेंस सेक्टर में कर सकते हो। हेल्थ और डिलीवरी पर्पज़ के लिए भी कर सकते हो, जैसे इस बार महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को डिलीवरी करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया गया। जिन एरियाज़ में वहाँ पे आप रोड्स वगैरह नहीं होते, घने जंगल होते हैं, वहाँ पे ड्रोन के थ्रू आप होम डिलीवरी दवाइयों वगैरह की भी कर सकते हो, या फिर बहुत असेंशियल जो आइटम्स होते हैं वो भी कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ड्रोन की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, जैसे अगर कहीं पे फ्लड आ जाता है या फिर फायर वगैरह, आग वगैरह लग जाती है, उस केस में उस एग्रीकल्चर एरिया में कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है उस सबको असेस करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का 100% यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा सर्विलियंस वगैरह के लिए या फिर थेफ्ट प्रिवेंशन के लिए, विजुअल इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, या फिर जैसे कहीं पे वीवीआईपी की जो सुरक्षा होती है, भीड़ को मैनेज करने के लिए, है ना, इस तरह के ड्रोन टेक्नोलॉजी का 100% यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, कितने तरह के ड्रोन होते हैं, कैसे काम करता है। ये ड्रोन रूल 2021 है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये जो टॉपिक है ना आपका, वो मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो है इस टॉपिक में कोई ज़्यादा खास दम है नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो कि एक बहुत बढ़िया न्यूज़ यहाँ पे आई है। देखिए ये है चीता, ठीक है, और 1952 से पहले इंडिया में बहुत चीता पाए जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा इनका शिकार किया गया, इनको इलीगली हंट किया गया। 1952 में इंडिया से चीता पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया और इसको ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। चीता की जो है स्पीसीज की 2 वैरायटीज एक्चुअली में पाई जाती हैं, एक होता है आपका अफ्रीकन चीता और एक होता है आपका एशियाटिक चीता। एक होता है एशियाटिक चीता। इस समय एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर पाया जाता है, बाकी अफ्रीकन चीता तो पूरे अफ्रीका में पाया ही जाता है। तो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका है इतने साल पहले, तो इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया में दोबारा से चीता को री इंट्रोड्यूस करने का प्लान बना लिया है। तो खेल थोड़ा ऐसा हुआ था कि भैया पहले हम लोग गए ईरान के पास, ईरान से हम लोगों ने कहा कि भैया हमें तो कुछ चीता दे दो, लेकिन ईरान ने उसको देने से मना कर दिया।
फिर हम लोग गए कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के पास, तो जैसे नामीबिया वगैरह है ना, और वो साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, तो इन कंट्री ने हमें चीता देने से हाँ कर दिया है। लेकिन जब ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में चीता को इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया। क्योंकि अगर आप इंडिया में चीता को इंट्रोड्यूस करोगे तो यहाँ के जो लोकल वाइल्ड लाइफ है, खासकर जो चिंकारा या ब्लैक बक है या कुछ और जो ऐसे खास स्पीसीज हैं, उनको खतरा हो जाएगा, क्योंकि तो शिकार करेगा ना, शिकार करेगा। तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, लेकिन 2018-19 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से हरी झंडी दे दी है। तो सरकार ने फाइनली मन बना लिया है कि इस हम लोग चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, अब ये सवाल पैदा हो गया। तो इस चीता को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो सबसे बढ़िया, सबसे अप्रोप्रिएट जो जगह मिली वो है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसका नाम है क्यूनो पालपर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके अलावा कुछ और एरिया भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। ये था पूरे का पूरा मामला। तो हमारा जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, वही इसको बेसिकली यहाँ पे पूरे का पूरा लॉन्च करने वाला है। लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए अफ्रीकन चीता के बारे में और एशियाटिक चीता के बारे में, ठीक है। अगर हम लोग IUCN के स्टेटस की बात करते हैं तो अफ्रीकन चीता वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और एशियाटिक चीता क्रिटिकल एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है, और ये सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। ईरान के अंदर ही पाया जाता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो ये वाला तो पूरे का पूरा अफ्रीका में पाया जाता है, और ये सिर्फ 40 से 50 ही बचे हुए हैं ईरान के अंदर। अगर आप इनके फिजिकल कैरेक्टर की बात करो तो पिक्चर आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आपका अफ्रीकन चीता है और ये वाला आपका एशियाटिक चीता है। अफ्रीकन चीता थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में एशियाटिक चीता के कंपैरिजन में। एशियाटिक चीता का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट कलर का होता है, जैसे कि आप इसमें देख भी सकते हो। थोड़ा इसका जो सर है वो भी थोड़ा सा छोटा होता है, और इसकी जो गर्दन होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। तो ये थोड़ा ना बिल्ली जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा टाइगर जैसा दिखाई देता है। तो थोड़ा सा इनके अंदर फर्क भी है। डेफिनेटली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट चीता। तो वहां से कुछ ना कुछ आपसे यहाँ से 100% एक क्वेश्चन बनता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसको भी देख लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी जो आप डाउनलोड करोगे। अगली न्यूज़ है वो है डिफेंस सेक्टर को लेके, जियो पॉलिटिक्स से लेके सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज के बाद। देखिए, हम लोगों को क्वाड के बारे में पहले से ही पता है। क्वाड के अंदर कौन कौन से मेंबर हैं? क्वाड के अंदर आपका आ जाता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, इसके अंदर आपका आ जाता है USA, इसके अंदर आपका आ जाता है जापान, और इसके अंदर एक आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्री हैं जो कि क्वाड का पार्ट बनते हैं, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग की जिसको हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और इन सबका एक कॉमन इंटरेस्ट क्या है? वो है कॉमन इंटरेस्ट, वैसे तो चाइना है, खुल के नहीं बोलते हैं, लेकिन पूरे का पूरा टारगेट वो चाइना ही है। तो इन 4 कंट्रीज ने 2 एक्स्ट्रा कंट्रीज के साथ मिलके, जिसमें एक कंट्री आप जोड़ दीजिए यहाँ पे कनाडा, और एक कंट्री आप यहाँ पे जोड़ सकते हो साउथ कोरिया। तो ये टोटल 6 कंट्रीज ने अभी एक एक्सरसाइज की है जिसे कहा जाता है ड्रैगन 22 एक्सरसाइज, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है। और इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है, यानी मतलब कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स, कि सबमरीन को कैसे अटैक किया जाए, उनको कैसे हैंडल किया जाए, अगर सबमरीन से आपके ऊपर अटैक होता है तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। और ये हर साल होने वाली एक्सरसाइज है। तो ये 2-3 पॉइंट आपने याद रख लेने हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसके अलावा एक और एक्सरसाइज होती है जिसे मालाबार एक्सरसाइज कहा जाता है। तो ये जो क्वाड कंट्री का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये मालाबार एक्सरसाइज भी आपस में करती हैं। मालाबार एक्सरसाइज के अंदर कनाडा और साउथ कोरिया, कोई और कंट्री नहीं होती है। एक्चुअली 1992 में मालाबार एक्सरसाइज इंडिया और USA के बीच में शुरू हुई थी। बाद में हम लोगों ने इसमें जापान को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर दिया है। उसके अलावा आपको एग्जाम के परस्पेक्टिव से कुछ और एक्सरसाइज के बारे में भी पता होना चाहिए। ये सारी की सारी जो है ना वो बायलेटरल एक्सरसाइज हैं। जैसे संप्रीति है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में होती है। मित्र शक्ति है, वो इंडिया श्रीलंका के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास इंडिया और USA के बीच में होता है। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। कॉरपैट जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। इस तरह की कुछ बायलेटरल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल एक्सरसाइज और मल्टीलेटरल एक्सरसाइज आपको आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वगैरह में आपको ये डिटेलिंग मिल जाएगा।
अगली जो न्यूज़ आती है दोस्तों वो आती है इंडिया और नेपाल से। तो हमारा जो जीएस पेपर 2 है, हम लोग अपने नेबर्स के साथ अपने रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। और नेपाल तो हमारा बहुत बढ़िया पड़ोसी देश भी है, बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप भी रहे हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशनशिप हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल और इंडिया की बीच में उन रिलेशन में थोड़ी सी थोड़ी खटाई आ गई थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गया था। पहले तो आपको पता है कि जब नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अभी भी बनी रहा है, तो नेपाल ने इंडिया के ऊपर ये आरोप लगाए कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया इंटरफेयर करता है ना। उसके बाद वहां पे मधेसी वाला इशू हो गया, जो कि प्लेन एरिया में रहते हैं नेपाल में, तो वहाँ पे ट्रक वगैरह ब्लॉक हो गए थे। नेपाल ने इंडिया के ऊपर आरोप लगाया कि इंडिया जानबूझ के सप्लाई को रोक रहा है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तीसरा जो मुद्दा हुआ काला पानी को लेके, है ना। काला पानी वाला मुद्दा बहुत ज़्यादा चला। देखिए काला पानी को लेके जो इशू है ना, वो जो है आपकी काली रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्पूधुरा एक जगह है, लिम्पूधुरा। इंडिया कहता है कि काली रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, नेपाल कहता है कि नहीं नहीं, काली रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो काला पानी वाला इशू तो हम लोग पहले काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में। और यहाँ पे जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा जब हम लोग करने जाते हैं, तो इंडिया ने एक्चुअली यहाँ पे एक रोड बनाया था काला पानी से होते हुए, जिससे हम लोग जो है कैलाश मानसरोवर जा सकते थे। हिंदूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज होता है। तो इंडिया नेपाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ चल रहे थे, लेकिन फाइनली वो जो है इशू हैं थोड़े से रिजोल्व होते हुए नजर आते हैं। और अभी इंडिया और नेपाल के बीच में एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ठीक है। कौन, देखिए पहले तो आपको जानना चाहिए कौन ये ब्रिज जो है किस रिवर के ऊपर है। ये ब्रिज है महाकाली रिवर के ऊपर, ठीक है। तो दो जगह हैं, धारचूला जिसका नाम है, तो धारचूला, ठीक है। तो एक धारचूला नेपाल के अंदर पड़ता है और एक धारचूला जो है वो इंडिया के अंदर पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो ब्रिज बनाया जा रहा है महाकाली रिवर के ऊपर, ठीक है। एक्चुअली महाकाली जो रिवर है ना, काली रिवर, वो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है। और जब बाद में ये उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है तो इसे शारदा रिवर कहा जाता है। याद रख लेना आपने, शारदा। तो शारदा ही काली है। और शारदा रिवर जो है वो घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और घाघरा रिवर फाइनली जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है घाघरा, घाघरा की ट्रिब्यूटरी होती है शारदा। शारदा रिवर को महाकाली रिवर भी कहा जाता है, जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है और काला पानी से ओरिजिनेट होती है। तो काला पानी वाला इशू तो वैसे भी काफी पुराना है, आई होप आपको पता ही होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जगह का नाम जान लीजिए, धारचूला। तो धारचूला, एक धारचूला उत्तराखंड में पड़ता है, एक धारचूला नेपाल के अंदर पड़ता है। तो दोनों को जोड़ने के लिए रिवर के ऊपर हम लोग बना रहे हैं ब्रिज। उसके अलावा और हम लोगों ने यहाँ पे कई कई ज़्यादा रिवर प्रोजेक्ट बना रखे हैं, जैसे टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, है ना, चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और शारदा बैराज। अगर आपको हो सके तो ये भी आप याद कर सकते हो। नेपाल के बीच में और इंडिया के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, जिसका नाम होता है सूर्य किरण, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, है ना। दूसरे वाली स्लाइड में सूर्य किरण के बारे में हम लोगों ने अभी देखा था। ये रहा, देखिए सूर्य किरण, है ना, इंडिया और नेपाल के बीच में। तो ये थोड़ी एक्सरसाइज भी आपको याद रखनी है। 1950 में इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुआ था, जिसके तहत इंडिया नेपाल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है पूरी तरह से। और इंडिया का वेरी वेल कि इंडिया की जो आर्मी है यहाँ पे, गोरखा जो रेजिमेंट होती है हमारी आर्मी के अंदर, गोरखा रेजिमेंट में बहुत सारे नेपालीज को भी यहाँ पे भर्ती किया जाता है। और बहुत ही शानदार गोरखा रेजिमेंट का हिस्ट्री रहा है इंडियन आर्मी को लेके। और हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप तो है ही। जब आप लुम्बिनी की बात करते हो तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध जी पैदा हुए, तो है ना, वो सारी सारी चीज़ें। उसके अलावा इंडिया और नेपाल के बीच में एक सिस्टर सिटी एग्रीमेंट भी हुआ, सिस्टर सिटी एग्रीमेंट, जिसके तहत काठमांडू और बनारस, लुम्बिनी और बोध गया, जनकपुर और अयोध्या, इनको जो है एस्टेब्लिश किया जाना है, ठीक है, कल्चरल अपने आप बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये आप ये कॉम्बिनेशन भी याद कर सकते हो, एग्जाम के परस्पेक्टिव से पूछ सकते हैं एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिस्टर सिटीज बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। तो उसमें वहाँ काठमांडू, बनारस, लुम्बिनी, बोध गया, है ना, दिल्ली और कुछ और पूछ लेगा, अयोध्या एंड ऑल दैट। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो यही था दोस्तों ये वाली न्यूज़। अगली न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। आगे जो वाली न्यूज़ आती है वो आती है नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में, जिसमें जो है फर्स्ट प्राइज किसको मिला है, वो मिला है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो हमारी जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, इसने क्या किया, एक अवार्ड दिया है, जिसके तहत उन स्टेट्स को ऑब्जर्व किया जाता है, सर्वे किया जाता है कि जिन्होंने अपने वहाँ पे वाटर को सबसे बढ़िया तरीके से मैनेज किया है। तो इसमें जो सबसे पहला स्थान आया है वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में, वो है उत्तर प्रदेश का। सेकेंड नंबर पे आता है आपका राजस्थान, थर्ड नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो ये बेस्ट कैटेगरी वाले स्टेट आते हैं।
और तो कोई खास इसमें है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है इसने नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो 2018 में लॉन्च किया था। कब किया था? 2018 में। कौन सी मिनिस्ट्री ने? जल शक्ति मिनिस्ट्री में। सबसे पहला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर और उसके बाद आता है तमिलनाडु। तो यही था आज के इस पूरे के पूरा करंट अफेयर के पार्ट नंबर 2 में। बीच में अगर कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली वीक के बीच में भी हम लोग कुछ ना कुछ करंट अफेयर का पार्ट आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये डॉक्यूमेंट आप कमेंट सेक्शन में जाके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।